आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 1। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपने पिछली कहानी रिश्ता तेरे मेरे दर्द का को काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। आज फिर से एक नई पेशकश आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मोहब्बत कर बैठे। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से सफ़र की ओर। कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा की घूरती हुई बड़ी बड़ी लाल आंखें अपने कारिंदों पर कहर बरपा रही थी। उनके देखने भर से उनके कारिंदे भय से थर थर काँप रहे थे। कोई कुछ बोलेगा या नहीं? क्या सबको सांप सूंघ गया है? कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा ने हंटर फटकारते हुए जोरदार आवाज में कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आप तो कुछ बोलिए सिंह साहब। कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा ने अपने मैनेजर मनोहर सिंह से कहा। छोटे कुंवर साहब, गलती से वो लोग हमारी सीमा में घुस आए थे। उनका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। वो लोग अजनबी हैं, उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर रुक गए थे। हमने उनसे अच्छी तरह से पूछताछ कर लिया है। वो लोग अब कहाँ हैं? कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा ने पूछा। हमने उन्हें सीमा पार छोड़ दिया था, मनोहर सिंह ने कहा। लेकिन वो लोग हमारी सीमा के अंदर आए कैसे? क्या हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, या फिर सब सो गए थे? कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा जोर से हंटर फटकारते हुए चिल्लाए। मनोहर सिंह जी, उन सब सुरक्षाकर्मियों को एकत्र कीजिए। हम खुद उनसे मिलेंगे और तय करेंगे कि हमें उन्हें रखना है या नहीं। फिलहाल उनकी जगह पर दूसरे सुरक्षाकर्मी तैनात कर दीजिए और उन्हें अलर्ट रहने को कहिए। कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा बोले और बाहर निकलकर अपने बेडरूम में चले गए। गुस्से के मारे कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा लाल हुए जा रहे थे। लंबा कद, चौड़ा सीना, गौर वर्ण, गौरा रंग, हैंडसम और डैशिंग कुंवर वीर प्रताप सिंह राणा अपने परिवार में सबसे छोटे पुत्र हैं। अभी अभी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे हैं। आज सुबह सुबह लाव लश्कर के साथ अपने घोड़े मस्तान पर बैठकर वो अपने रियासत स्वर्णगढ़ी की सीमा पर घूम रहे थे। जी, रियासत ही कहेंगे। वैसे तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में जितने भी छोटे मोटे रियासत थे उनको आज़ाद भारत में मिला लिया गया था और उनकी राजशाही खत्म कर दी गई थी। तब से ये लोग मात्र एक ज़मींदार रह गए हैं। लेकिन रहन सहन, पहनावा, खान पान, आदत अकड़ सब कुछ अभी तक पहले की तरह ही राजसी है और अभी भी खुद को राजा साहब कहलाना पसंद करते हैं। पहले सरकार की तरफ से प्रीवी पर गुजारे भत्ते की तयशुदा रकम मिला करती थी, लेकिन कुछ सालों बाद इसे बंद कर दिया गया। लिहाजा अब इन राजसी परिवारों ने बिजनेस शुरू कर दिया है, जैसे कि अपने महलों को 5 स्टार होटलों में तब्दील कर दिया गया। किसी ने फैक्ट्री कारखाने बनाए हैं तो किसी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ आजमाया है। किसी के बड़े बड़े पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। हाँ, तो कुंवर साहब अपने घोड़े मस्तान पर बैठे घूम रहे थे। अब उसके आगे तभी एक जगह पर उन्होंने देखा कुछ लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर रुके हुए हैं और तंबू वगैरह गाड़ कर कोई सो रहा है, कोई पत्थर के चूल्हे पर खाना बना रहा है और बच्चे लोग खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। उन्होंने मनोहर जी को उनसे पूछताछ करने के लिए कहा और खुद वहाँ से निकल गए। मनोहर सिंह जी ने बताया कि पिछले 4 दिनों से रुके हुए हैं। कमाल है, सुरक्षा कर्मियों को इस बात की खबर नहीं लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुरक्षा कर्मियों को इस बात की खबर ना लगे, जबकि सुबह दोपहर शाम उनकी जीप घूमती रहती है अपने हथियारों के साथ। ठाकुर वीर प्रताप सिंह मैनेजर साहब को आवश्यक निर्देश देकर वहीं से वापस लौट आए थे और अपने कारिंदों की क्लास लेने लगे थे। क्लास लेने के बाद अपने बेडरूम में जाकर अपने हंटर को दीवार पर लटकाया, रिवॉल्वर और मोबाइल को साइड टेबल के ड्रॉर में रखा और खुद बाथरूम में चले गए। आइए छोटे कुंवर, आज तो आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सीधा लंच करेंगे अब आप। रानी तेजस्वी राज राणा ने कुंवर वीर प्रताप सिंह को डाइनिंग हॉल में आते देखकर कहा। जी मातेश्री, वो मुस्कुरा के बोले और उनके पांव छूकर आगे बढ़ गए। भव्य डाइनिंग हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लंबा सा शानदार कांच का डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिसके दोनों तरफ वैसी ही शानदार कलाकारी की गई थी। करीब 24 कुर्सियाँ थीं, फ्रंट और बैक में 2 कुर्सियाँ। छत के ऊपर क्रिस्टल के महंगे झूमर लटक रहे थे।
डाइनिंग टेबल में कुंवर वीर प्रताप सिंह के 2 बड़े भाई, उनके दादा दादी, माता पिता, उनके 2 चाचा चाची और 4 चचेरे भाई बैठे हुए लंच कर रहे थे। टेबल पर कई तरह का स्वादिष्ट खाना चांदी के डोंगों में रखा हुआ था। सारी क्रॉकरी ही चांदी और सोने की रखी हुई थी। भाइयों की पत्नियां नौकरों के साथ खाना सर्व करने में लगी हुई थी। कुंवर वीर ने भी एक कुर्सी सरकाई और उस पर बैठ गए। नौकर ने उनके सामने एक प्लेट लगा दिया और डोंगे आगे कर दिए ताकि कुंवर वीर को जो भी पसंद हो वो ले सके। क्या बात है छोटे कुंवर, आज आप गुस्से में क्यों थे? उनके दादा महाराणा हनु प्रताप सिंह राणा ने पूछा। दादाश्री महाराज, हमारी रियासत के बॉर्डर के अंदर कुछ अजनबी परिवार घुस आए थे और सिक्योरिटी गार्ड्स को पता ही नहीं चला। वो तो आज हम ऐसे ही घूमने निकल गए तो हमने उन्हें देख लिया। हमने मैनेजर साहब से कहकर उन्हें वहाँ से बाहर निकलवा दिया। हम बाकी स्टाफ से पूछ रहे थे कि उन्हें क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर कोई घुस गया है। कौन है? कहीं दुश्मनों के जासूस तो नहीं हैं? बस यही बात थी। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा। ओह, ये बात है। सच में कहीं दुश्मनों के जासूस तो नहीं? वैसे भी दुश्मनों की तादाद कम नहीं है। कुछ लोग बॉर्डर पर बैठे हों और कुछ लोग रियासत के अंदर घुस गए हों। दादाजी ने चिंतित होकर कहा। आप फिक्र ना करें, हम सब चेक कर लेंगे, कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा। छोटे कुंवर, आपके लिए एक रिश्ता आया है, रानी माँ तेजस्वी राज ने कहा। क्या बात कर रही हैं मातेश्री? अभी हम शादी के मूड में नहीं हैं। अभी हम कुछ सोच रहे हैं। हम विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। हम अपनी रियासत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं ताकि लोग बेरोजगार ना रहें। कुंवर वीर प्रताप ने अपना खाना रोक कर कहा। अरे, ये काम तो होते रहेंगे, इसमें बहुत समय लगेगा आपको। पहले आप लड़की देख लीजिए। पास के रियासत प्रतापगढ़ के राजा प्रद्युमन सिंह की पोती है, जो आपकी ही तरह यूएस से पढ़ाई कराई है। बहुत ही खूबसूरत है। चाची साहब बोली। नहीं चाची साहब, हम अभी शादी के मूड में नहीं हैं। आप लोग हमारे लिए लड़की देखना बंद कर दें। जब हमें लगेगा कि हम शादी करने वाले हैं, हम आपको बता देंगे, तब आप लड़कियां ढूंढ लीजिएगा, कुंवर वीर प्रताप ने कहा और लंच करने लगे। हमारी शादी करवा दीजिए ना राजा प्रद्युमन सिंह की पोती से, कुंवर वीर प्रताप के दूसरे नंबर के बड़े भाई सूर्य प्रताप सिंह हंसते हुए बोले। ये आपकी दूसरी शादी होगी, समझे आप? चाची साहिबा भी हंसते हुए बोली। फिर भी हम और शादी कर सकते हैं, बस मन आना चाहिए किसी पर, सूर्य प्रताप सिंह इतराते हुए बोले। तभी डाइनिंग टेबल पर जोर से किसी बर्तन के टकराने की आवाज़ आई। सबने उस ओर देखा। कुंवर सूर्य प्रताप की पत्नी सुकन्या ने ही जोर से डोंगे में ग्लास को पटक दिया था। सबने सुकन्या की तरफ देखा, जो घूर घूर कर अपने पति कुंवर सूर्य प्रताप को देख रही थी। कुंवर सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और हंसने लगे। बाकी सब चुपचाप सर नीचे किए खाना खाने लगे। मैनेजर मनोहर सिंह ने उन घुसपैठी परिवार के लोगों को अपनी सीमा से बाहर छोड़ दिया था और उन्हें वार्निंग दे दी गई थी कि वो दोबारा यहाँ घुसने की कोशिश ना करें। शाम के 4 बजे महल के ही एक हिस्से पर कुंवर वीर प्रताप का ऑफिस था। वो अपने ऑफिस में बैठे अपने भाइयों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी मैनेजर मनोहर सिंह ने उन्हें खबर दी कि दोषी सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर बरामदे में खड़े हैं। चारों भाई एक साथ बाहर निकले और सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने खड़े हो गए। कुल मिलाकर 6 सिक्योरिटी गार्ड्स थे सामने, जिन्हें 50 किलोमीटर के एरिया में प्रतिदिन कई बार सीमा पर चक्कर लगाना पड़ता था। कुंवर वीर प्रताप सवाल पर सवाल करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स के जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया और उनके स्थान पर दूसरे सुरक्षा कर्मियों को रखने का आदेश और उन सबको कारावास में रखने का आदेश देकर वो भाइयों समेत अंदर चले गए। और जाते जाते मैनेजर मनोहर सिंह को एक और आदेश दे गए कि रियासत के अंदर अपने विश्वसनीय गुप्तचर भेजें ताकि अगर कोई अंदर घुसा हो तो उसे पकड़ पाए। कहीं दूर के मंदिर में पूजा हो रही है। मंदिर में घंटियों की आवाज़ और शंख की ध्वनि से वातावरण गुंजयमान हो उठता है। महाकाल की जय जयकार की आवाज़ गूंजती है। और अब तुम 6 वर्ष की हो गई हो।
जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं कहकर कोई उसके माथे पर टीका लगाता है और उसके गले में सोने का लॉकेट पहनाता है। छोटी सी 6 साल की बच्ची बहुत खुश होती है। अचानक दृश्य बदलता है। मंदिर के पीछे बड़े से तालाब के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर सभी खुश होकर मंदिर का प्रसाद खा रहे हैं। मंदिर परिसर में बनी चाय की दुकान लाई चाय पी रहे हैं। बच्चे की माँ दूध का ग्लास लिए बच्चे के पीछे पीछे भाग रही है। तभी अचानक कहीं से बहुत सारे लोग दौड़ कर आते हैं और उन लोगों के बीच में घुस जाते हैं। भयानक लड़ाई होती है, भगदड़ मच जाती है। पिता उसे झट से गोद में उठा लेते हैं और वो छोटी बच्ची जो अपने पिता की गोद में थी, पिता उसे लिए भाग रहे थे। अचानक उसके पिता को किसी ने जोर का धक्का दिया। वो पिता की गोद से उछलकर गिरी और अपने परिवार से बिछड़ जाती है। वो छोटी बच्ची रोती बिलखती, गिरती पड़ती, फिर उठती, अंधेरे में पता नहीं कहाँ कितने दूर निकल जाती है, कुछ मालूम नहीं। आगे रात का घना अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो डरकर चिल्लाने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके बगल में लेटी एक महिला झट से उठी, लाइट का स्विच ऑन किया और उस लड़की से बोली, क्या बात है बेटा, फिर से कोई सपना देखा? हाँ माँ, बार बार वही एक सपना आता है कि किसी महाकाल के मंदिर में पूजा हो रही है। जोर जोर से शंख और घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वही कोई मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, एक लॉकेट पहनाता है। कहीं तालाब के किनारे बैठे खा पी रहे हैं। फिर अचानक बहुत बड़ी भीड़ आती है और उसमें मैं बिछड़ जाती हूँ। भागते भागते आगे घना अंधेरा छा जाता है और मैं डरकर चिल्लाती हूँ, हाँ बेटा, जब तुम हमें मिली थी तो 6 साल की थी और तुम्हारे माथे पर सोने का टीका और गले में सोने की चेन थी, जिसमें एक पेंडेंट, जिसके एक तरफ 3 रुद्राक्ष और दूसरी तरफ भी 3 रुद्राक्ष, कुल मिलाकर 6 रुद्राक्ष थे। और छोटे छोटे हाथों में मोटे मोटे मगर छोटे से सोने के हीरे जड़े कंगन भी थे। वो सब मैंने संभाल कर रख दिया ताकि कहीं खो ना जाए। मैंने तुम्हारे उस फ्रॉक को भी संभाल कर रख दिया है जो तुमने उस दिन पहना था। ऐसा लगता है उस रात शायद तुम्हारा जन्मदिन था और पूजा हो रही थी। तुम हमें मंदिर से काफ़ी दूर नदी के किनारे रेत पर सोई हुई मिली थी। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। हम पति पत्नी स्नान करके वापस लौटे ही थे कि अचानक मेरे पैर तुम पर पड़ा और मैं डर गई। तुम्हारे पापा ने देखा और तुम्हें उठाया। हमने इधर उधर देखा, कोई कहीं नहीं था। तुम अकेली थी वहाँ पर, इसीलिए हम तुम्हें उठाकर अपने साथ ले आए, क्योंकि हमें उसी दिन ट्रेन पकड़कर यहाँ अपने घर आना था। इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ ले आए। तुमसे तुम्हारा नाम पूछा तो अपनी तोतली ज़ुबान में तुमने अपना नाम बताया, जिसे हमने संचिता बाजे कहा, मगर तुमने कहा नहीं। फिर दोबारा अपना नाम बताया, हमने फिर तुम्हें संगीता बाजे कहा। तुमने एक बार फिर अपना नाम जोर देकर एक एक शब्द बताया। तब हमने समझा कि तुम शंखिता बाजे कह रही हो। हमें शंखिता नाम अच्छा नहीं लगा। हमने तुम्हें गौरी कहकर पुकारा और तब से ही हम तुम्हें गौरी कहते आए हैं। तभी से तुम हमारे साथ हो। इस बात को आज 15 वर्ष हो गए हैं। इस हिसाब से तुम अगर उस वक्त 6 वर्ष की थी तो आज तुम 21 वर्ष की हो गई हो। तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा भी हमने उन रुद्राक्ष से ही लगाया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। महिला ने बड़े प्यार से गौरी के माथे को चूमा और उसके बाल सहलाए। गौरी ने भी बड़े प्यार से महिला को मॉम कहकर अपनी बाहों में ले लिया और उनके सीने में अपना सर छुपा लिया। अनाथ बच्ची गौरी को लेकर राव परिवार अपने शहर इंदौर आ गया था। उनके अपने 2 बेटे थे, लेकिन उनके पास बेटी नहीं थी। उन्होंने गौरी को ही अपनी बेटी मान लिया था और उसकी अपने बेटों के साथ अच्छी परवरिश की। पब्लिक स्कूल में पढ़ाया लिखाया और अब कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। ये उसका कॉलेज में ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। इसके बाद उसने सोच रखा है कि बीएड या फिर एमबीए करेगी या फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ का कोर्स करेगी और फिर कोई जॉब ढूंढेगी। हालांकि उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, घर परिवार से भी अच्छे स्टेटस में है।
मगर आजकल की लड़कियां बिना जॉब किए कहाँ रहती हैं। महिला जिसे गौरी मॉम कह रही थी, वो गौरी को बड़े प्यार से अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट गई और उसे सुलाने लगी। अगले दिन सुबह, मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। गौरी अपना बैग और बाइक की चाबी लिए बरामदे में आकर बोली। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी घर आ जाना। घर पर मैं एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर रही हूँ। तुम्हारे पापा से बात हो गई है। तुम चाहो तो अपनी सहेलियों को भी बुलवा देना। ज़रा रुको, मैं तुम्हें टीका तो लगा दूँ, श्रीमती राव ने कहा। गौरी हंसते हुए वहीं पास में रखी चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में श्रीमती राव हाथ में पूजा की थाल लेकर आई और उसको टीका लगा दिया। गौरी ने उनके पांव छुए और वहां से निकल गई। छोटे कुंवर, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अगर कोई फैक्ट्री बिक रही है तो उसे खरीद लें। शुरुआत करने से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री शुरू करने से प्रोडक्शन तक कम से कम 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। उसके बाद भी फैक्ट्री शिशु अवस्था में होगी और प्रॉफिट कम आएगा। बेहतर है रनिंग फैक्ट्री खरीदने के बाद ही आप अपना काम शुरू कर दें तो फ़ायदा होगा। मझले कुंवर सूर्य प्रताप सिंह बोले। अगर मेरी माने तो आपको कोई फैक्ट्री खरीदने या डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी रियासत का काम संभालें, उसमें ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे बड़े कुंवर भानु प्रताप सिंह बोले। आप सभी लोग तो हैं ना इसमें। दोनों चाचा साहेब जी के बेटे रवि प्रताप और अंशुल प्रताप भी तो आपके साथ रियासत का काम काज संभाल रहे हैं। कुंवर वीर प्रताप ने कहा। फैक्ट्री खोलने से अच्छा है आप कोई पब्लिक स्कूल खोल दीजिए। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अध्यापक अध्यापिकाओं को भी कार्य मिलेगा और अच्छी इनकम भी होगी। सबसे बड़े कुंवर भानु प्रताप फिर दोबारा बोले। आप तो वैसे भी फॉरेन से MBA करके आए हैं और फाइनेंस में गोल्ड मेडल भी लिया है, तो बेहतर है आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का काम संभाल लें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फालतू काम करने की। आप 5 स्टार होटल्स में अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, इन्हें संभालिए। अचानक कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह राणा, उनके पिता, वहां पर आ गए और सख्ती से बोले। कुंवर वीर प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सर झुकाए बैठे रह गए। मन ही मन सोच रहे थे, बेकार ही वापस आया, कुछ करने तो देते नहीं, फिर इतना क्यों पढ़ाया हमें। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद वो गुस्से में उठे और वहां से बाहर निकल गए। क्या सोच रही हो स्वीटहार्ट? नारायणी को सोच में पड़ा देखकर कुंवर समर बोले। आप जानते हैं ना आज कौन सा दिन है? नारायणी उदास स्वर में बोली। नारायणी के हाथ में एक छोटी सी मगर खूबसूरत बच्ची की फोटो थी, जिसमें बच्ची ने पिंक कलर का फ्रिल वाला खूबसूरत सा फ्रॉक पहना हुआ था। कुंवर समर गंभीर हो गए और नारायणी के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोले। हम कैसे भूल सकते हैं आज का दिन? आज ही के दिन तो हमने अपनी बेटी को खोया था। आज उसका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन से कुछ माह पहले हमें राज पुरोहित जी ने बताया था कि 7.5 चल रही हैं उनके ऊपर, कुछ पूजा जाप वगैरह करवाएं और सावधान रहें। लेकिन हमने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया और सोचा बाद में इसकी पूजा करवा देंगे, मगर हम भूल गए। अब इसी बात का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। चलिए उठिए और तैयार हो जाइए। हम हमेशा की तरह चिल्ड्रन होम जाते हैं और अपने प्रिंसेस के नाम से कुछ डोनेशन कर के आते हैं और बच्चों को कुछ अच्छा सा लंच बनाकर खिला देते हैं। कुंवर समर ने कहा। जी, हमने पहले ही शेफ़ को ऑर्डर दे दिया है। हमारा ख्याल है अब तक खाना बन चुका होगा। नारायणी उदास स्वर में बोली। स्वीटहार्ट, आप कम से कम उदास तो मत होइए। आप जानती हैं आपकी वजह से हम भी उदास हो जाते हैं। आप खुश रहती हैं तो हम भी खुश रहते हैं। चलिए रिजॉर्ट चलते हैं और वहाँ से फिर चिल्ड्रन होम चलते हैं। क्यों ना हम किसी मंदिर जाकर पूजा कर लें और प्रिंसेस के लिए आशीर्वाद मांग लें, नारायणी ने कहा। नहीं स्वीटहार्ट, आप जाएं, आपको अगर मंदिर में जाना है, हम तो नहीं जाएंगे। कुछ समय गंभीर स्वर में बोले और नारायणी को दोनों हाथों से खड़ा करके बेडरूम से बाहर ले आए। वैसे तो कुंवर समर ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते हैं, मगर जब से उनकी बेटी गुम हो गई है तब से वो मंदिर में जाना और पूजा करना छोड़ चुके हैं।
उनके दो जुड़वा बेटे कुंवर नमन समर वीर प्रताप सिंह और कुंवर नयन समर वीर प्रताप सिंह दोनों बड़े हो चुके हैं और दोनों की शादी भी हो गई है। मुंबई में नारायणी और छोटे बेटे कुंवर नयन वीर प्रताप अपना रिजॉर्ट संभालते हैं। कुंवर नयन वीर प्रताप की पत्नी समीक्षा पहले एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट थी और दो जुड़वा बच्चे पैदा करने के बाद उन्होंने 10 साल पूरे कर स्क्वाड्रन लीडर के पोस्ट पर रहते हुए रिजाइन दे दिया। अब घर पर ही बच्चों की देखभाल कर रही हैं। कुंवर नयन वीर प्रताप सिंह को कुकिंग का बहुत शौक है। वो तो हर समय किचन में घुसे रहते हैं और नई नई डिश ट्राई कर कभी अपने स्टाफ को तो कभी घर वालों को खिलाते रहते हैं। नारायणी उनसे बहुत खफा रहती हैं कि इतनी तो इनकम भी नहीं होती जितना हम सबको खिला पिला देते हैं। कुंवर समर अपने बड़े बेटे कुंवर नमन वीर प्रताप और उनकी पत्नी अनाहिता के साथ मुंबई, यूके और ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस संभाल रहे हैं। अब तो हर समय कुंवर समर मुंबई में ही अपनी पत्नी नारायणी के साथ रहते हैं और बीच बीच में कभी अपनी पत्नी नारायणी को लिए घूमने निकल जाते हैं और कई कई दिनों बाद वापस लौटते हैं। उन्होंने तो बच्चों के बिजनेस संभालने के समय ही कह दिया था कि अब वो बिजनेस की तरफ कम ध्यान देंगे और अपनी पत्नी को लेकर लंबी लंबी यात्राओं पर निकल जाएंगे। इसीलिए अब कुंवर नमन और अनाहिता दोनों कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी यूके बिजनेस ट्रैवल करते रहते हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। पूरा परिवार मड आइलैंड में एक बहुत बड़े बंगले में एक साथ रहता है। कुंवर समर, नारायणी, कुंवर नमन और अनाहिता अपने बच्चों के साथ, कुंवर नयन और उनकी पत्नी समीक्षा अपने बच्चों के साथ सभी 2 गाड़ियों में खाने पीने का सामान भरकर चिल्ड्रन होम पहुंच गए। वहां पर पहले ही फ़ोन कर दिया गया था कि आज लंच हमारी तरफ से अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन बच्चों को दिया जाएगा। इसीलिए जब वो पहुंचे तो सभी बच्चे लाइन से खड़े हुए थे। जैसे ही कुंवर समर अपने परिवार के साथ उनके सामने गए, सारे बच्चे बड़े खुश होकर जोर से चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, लिव लॉन्ग प्रिंसेस, स्टे हैप्पी प्रिंसेस। उन्हीं बच्चियों में से एक छोटी सी बच्ची ने कैंडल्स बुझाए और केक काटा। पूरे परिवार की आंखें नम हो गई थी, पर वो सब होंठों से मुस्कुरा रहे थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे। कभी उनको अपने हाथों से खाना परोस रहे थे तो कभी अत्यंत छोटे बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला भी रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सब बच्चों ने खाना खा लिया तब पूरे परिवार ने स्टाफ के साथ मिलकर खाना खाया और एक मोटी रकम डोनेशन में देकर नम आंखें और उदास दिल से चले गए। पिछले कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आप आज फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गए छोटे कुंवर। रानी साहिबा अपनी डाइनिंग चेयर से खड़ी होते हुए बोली, जी मातेश्री, हम मस्तान को लेकर घूमने निकल गए थे और देखने भी गए थे कि हमारी रियासत की सीमाएं सही है कि नहीं। को वीर प्रताप सिंह ने जवाब दिया, तो क्या देखा आपने, सब ठीक है? को वीर प्रताप के पिता श्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह राणा सीढ़ियों से उतरते हुए बोले, जी पिताश्री, सब सही है। सीमा पर सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और हाँ, शहर के अंदर भी हमने अपने गुप्तचर लगा रखे हैं जिनसे अब तक यही खबर मिली है कि वहाँ सब ठीक है। कुछ और भी कहना है? को वीर प्रताप ने कहा, क्या मतलब है आपका? कहिए क्या कहना है? विक्रमादित्य प्रताप सिंह राणा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरा ख्याल है ये बात हम अकेले में आपसे करेंगे, कुंवर वीर प्रताप ने कहा। हम ज़रा नहा कर आते हैं, उसके पश्चात आप हमारे साथ आपके गहन कक्ष गुप्त और सुरक्षित कमरा में चलते हैं, वहीं पर आपसे इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर कुंवर वीर प्रताप अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुंवर विक्रम प्रताप सिंह राणा के चेहरे पर परेशानी के भाव झलकने लगे। कुछ ही देर में कुंवर वीर प्रताप सिंह बाथरूम से निकलकर बाहर आए, कपड़े पहने और अपने पिताश्री माताश्री के साथ अपने पिता के बेडरूम में बने गुप्त कमरे में चले गए। क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? पिताश्री ने चिंतित होकर कहा। पिताश्री, महल के अंदर दुश्मनों के 2 घुसपैठिए गुप्तचर मौजूद हैं। उन्हें ढूंढना इतना आसान तो नहीं है, पर ढूंढना तो पड़ेगा ही। इस बात की खबर अभी हम तीनों को ही है महल के अंदर, किसी को बताइएगा नहीं। कुंवर वीर प्रताप बोले, लेकिन कौन है, किसने भेजा है, कुछ पता है आपको? पिताश्री बोले, नहीं,
इसके बारे में अभी तक जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन हमें चौकस रहना पड़ेगा, कुंवर वीर प्रताप ने कहा। अब क्या करेंगे हम? कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें? ऐसा करते हैं, हम सभी स्टाफ को, पिताश्री आप चिंतित ना हो, हम हैं ना, इस बारे में हम उसी दिन से काम कर रहे हैं जिस दिन हम सीमा पर गए थे। बाकी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप लोग चौकस रहिए। हमने काफ़ी कमांडोज सादे कपड़ों में महल में तैनात कर दिए हैं और हमारे कुछ गुप्तचर भी हैं यहाँ पर जो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल उनका एक आदमी पकड़ा गया है, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं है वो। हम भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। कुंवर वीर प्रताप ने अपने पिता की बात को काटते हुए कहा। ठीक है छोटे कुंवर, जैसा आप ठीक समझे करिए। क्या बड़े और मंझले कुंवर जी को बताना सही रहेगा? पिताश्री दोबारा बोले। नहीं, अभी रहने दीजिए, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और इस बारे में ज़्यादा लोगों को बताना सही नहीं है। लेकिन हर समय चौकस रहिएगा। कोई अजनबी नज़र आए महल में, तुरंत उसे कवर करें और खाने पीने की चीज़ों में भी हमें ध्यान देना होगा। वैसे तो हमारे 2 कमांडोज किचन में भी हैं जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखेंगे, पर मेरा ख्याल है आप सभी लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चले जाएं। हम यहाँ पर मामला सुलझाते हैं। कुंवर वीर प्रताप बोले। नहीं छोटे कुंवर, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माताश्री और पिताश्री दोनों एक साथ बोले। कुंवर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चलिए मीटिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना किसी को शक हो जाएगा, वीर प्रताप ने कहा और उठ खड़े हुए। उनके साथ उनकी माताश्री और पिताश्री भी खड़े हो गए। कुंवर ने सीक्रेट डोर के पैनल में लगे स्क्रीन में पासवर्ड टाइप किया, जिससे दरवाज़ा खुल गया और वो सभी बाहर निकल गए। छोटी बहन की बर्थडे पार्टी हो, दोस्त और सहेलियाँ ना हो तो कैसी बर्थडे पार्टी? गौरी के दोनों मुंह बोले भाई रजत और रमन ने कि दोस्त और गौरी की सहेलियां सभी बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। दोनों भाइयों ने मिलकर ड्राइंग रूम को बलून और कलर रिबन से सजा दिया था। सेंटर में बड़ा सा केक कैंडल के साथ रख दिया था। गौरी की मॉम किचन में मेड के साथ स्नैक्स बनाने में बिजी थी। मॉम जल्दी आइए ना, रमन ने पुकारा। बस बेटा, मेरा काम ख़त्म हो रहा है, 5 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। क्या मॉम, केक कटने के बाद ही तो एंजॉय करेंगे, रमन ने कहा। तो ठीक है, तब तक अपने दोस्तों और सहेलियों से बातें करो, किचन से मॉम कह रही थी। अरे मॉम, मेरे पास सहेलियाँ कहाँ हैं, मेरे पास तो दोस्त हैं ना। अरे तो गौरी की सहेलियों के साथ बातें कर लेना। हाँ, और फिर बाद में खुद ही ताने मारना कि मैं लड़कियों से बातें कर रहा था। बड़ी आई आप, रमन बड़बड़ाया और वापस ड्राइंग रूम में आ गया। मॉम हंसने लगी रमन की बात सुनकर। उन्होंने स्नैक्स कढ़ाई में अच्छे से फ्राई किया, प्लेट में डाला और लेकर डाइनिंग हॉल में आ गई। प्लेट वहाँ पर रखकर वो ड्राइंग रूम में आ गई और गौरी के पास जाकर खड़ी हो गई, जो अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। उन्होंने रमन और रजत की तरफ देखा, जो अपने दोस्तों के साथ बैठी लड़कियों को ही घूरे जा रहे थे। वो धीरे से मुस्कुराई और फिर सिर हिलाते हुए वापस किचन में चली गई। कुछ ही देर में उनके पिता कृष्ण कुमार राव भी आ गए। बच्चों की मॉम उन्हीं का वेट कर रही थी। उनके आते ही वो किचन से ग्लास में पानी लेकर आई और कृष्ण कुमार राव को पकड़ाकर बोली, बड़ी देर कर दी आपने, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। कृष्ण कुमार राव मुस्कुराए और पानी का ग्लास अपने हाथों में लेते हुए बोले, हाँ ट्रैफिक था ना इसीलिए। चलो चलो सब तैयार हो जाओ। गौरी बेटा, केक कटिंग सेरेमनी के लिए रेडी हो जाओ। हम तो कब से रेडी बैठे हुए हैं। इतना कहकर सभी सेंटर में आ गए जहाँ पर केक सजाया हुआ था। रजत ने केक पर रखी कैंडल्स को जलाया और गौरी से कहा, चल मोटी, एक कैंडल में फूंक मार दे। गौरी ने आगे आकर एक कैंडल फूंक मारकर बुझा दिया और फूलों को रिबन से सजे चाकू से केक को काटा। सभी गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गौरी हैप्पी बर्थडे टू यू। रजत ने केक का छोटा सा पीस उठाया और गौरी के मुंह में डाल दिया। गौरी ने भी रजत के मुंह में केक का पीस डाला और फिर अपने मॉम डैड को खिलाया। फिर रमन को केक खिलाया। मॉम ने बाकी केक उठाया और मेड को देकर बोली, इसे ले जाओ, डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं आ रही हूँ। रमन चलो, तुम सबको कोल्ड ड्रिंक देना शुरू करो। थोड़ी ही देर में सबने केक और स्नैक्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर संगीत की धुन में नाचने लगे। कुंवर, आप इंदौर चली जाइए और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लीजिए, इस बार हम नहीं जा रहे हैं।
कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने अपने मंझले बेटे कुंवर सूर्य प्रताप सिंह से कहा। जी पिताश्री, हम चले जाएंगे। सूर्य प्रताप सिंह ने हाँ में सर हिलाया। अपने साथ कुंवर रवि प्रताप और सुरक्षा कर्मियों के साथ कुछ सादे कपड़ों में कमांडोज को भी लेते जाइएगा। 4 सुरक्षा कर्मी काफ़ी हैं। कमांडोज की क्या ज़रूरत है पिताश्री? जो हम कह रहे हैं आप वही करिए। इंदौर जाने के बाद भी वहाँ पर चौकस रहिएगा, अपने आसपास निगाह रखिएगा। वो चिंतित स्वर में बोले। पिताश्री, अगर आप कहें तो हम भी साथ चले जाएं। हम अपने परिवार से भी मिलाएंगे। कुंवर रानी सुकन्या ने अपने सिर पर पल्लू व्यवस्थित करते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वो सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। जी ठीक है। सुकन्या ने हामी भर दी और खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। इंदौर में कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह का फाइनेंस का बहुत बड़ा कारोबार है। आमतौर पर वो स्वयं यहाँ का संचालन देखती हैं, लेकिन इस बार कुंवर वीर प्रताप की सलाह पर वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो उनके साथ रहकर यहाँ के हालात पर नज़र रखना चाहती हैं। इस वजह से उन्होंने अपने मंझले पुत्र कुंवर सूर्य प्रताप को इंदौर भेजने का निर्णय लिया। छोटे कुंवर, क्या खबर है? उन्होंने अपने छोटे बेटे कुंवर वीर प्रताप से पूछा। पिताश्री, जिस आदमी को पकड़ा था उसे किसी ने पुलिस कस्टडी में ही गोली मार दी। अरे ऐसा कैसे हो गया? पुलिस स्टेशन में कौन घुस गया इस तरह से? वो हैरान परेशान हो गए। पुलिस स्टेशन में कोई उससे मिलने आया था और जब वो उसके पास गया वहीं उसे गोली मार दी। जब वहां से बाहर आ रहा था तब उसे कवर करने वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौजूद थे। पता नहीं कब कहां से घुस गए। अब सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रहे हैं। इसका मतलब है दुश्मन बहुत चालाक है। पिताश्री चिंतित होकर बोले। सो तो है, पर आप फिक्र ना करें पिताश्री, हम सब संभाल लेंगे। कुंवर वीर प्रताप ने अपने पिता को सांत्वना दी। अपने मंझले कुंवर साहब को इंदौर जाने के लिए कह तो दिया, मगर उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप? कुंवर वीर प्रताप ने पूछा। कहा तो है हमने उन्हें अपने साथ कमांडोज ले जाने को। फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पिताश्री, अब हम चलते हैं, हमें भी ऑफिस जाना है। ठीक है, आप जाइए और अपना ख्याल भी रखिएगा। हम फिलहाल आपके दादा महाराज को लेकर राजस्थान जा रहे हैं, वहाँ पर उनके दोस्त की यहाँ शादी है। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। अरे पिताश्री, फिलहाल कहीं मत जाइए, हमारा दिल घबराता है आप लोगों को दूर भेजते हुए। छोटे कुंवर, डरकर हम घर तो नहीं बैठ सकते ना, बाहर तो निकलना ही होगा। आप घबराइए मत, हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाएंगे और अपनी सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखेंगे। तो उन्हीं मात्रा में कमांडोज और सुरक्षा कर्मी ले जाएंगे। आप हमारे लिए सुरक्षा कर्मी और कमांडोज का इंतज़ाम करिए। जी पिताश्री, छोटे कुंवर ने कहा और उनके पांव छूकर कमरे से बाहर निकल गए। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह ने इंदौर पहुंचकर अपनी पत्नी को उनके मायके छोड़ दिया। कुछ घंटे आराम करने के बाद अपने होटल की तरफ निकल पड़े जहां पर उन्हें रुकना था और कॉन्फ्रेंस भी वहीं होनी थी। अचानक उन्हें कुछ ध्यान आया और उन्होंने कृष्ण कुमार राव कौरी के पिताजी को फ़ोन किया कि वो जिस होटल में ठहरेंगे वहां आकर मिले। इतना कहकर उन्होंने अपने होटल का नाम बता दिया और निश्चित होकर कार की सीट पर बैठे हेडरेस्ट पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके आराम करने लगे। अगली दोपहर कृष्ण कुमार राव कॉन्फ्रेंस से संबंधित समस्त फाइल और लैपटॉप लेकर होटल के लॉबी में उनका इंतजार कर रहे थे। वो समय से पहले वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में कुंवर सूर्य प्रताप अपनी गाड़ी से उतरे और सुरक्षा कर्मियों के बीच होते हुए होटल के लॉबी में प्रवेश किया। उन्होंने जैसे होटल के लॉबी में प्रवेश किया उसी समय कहीं से अचानक एक के बाद एक बहुत सारी गोलियों के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैंड गन से फायर कर रहा हो। करीब 3 मिनट तक फायरिंग होती रही और फिर अचानक शांति छा गई। गोली की आवाज़ सुनते ही अफरा तफरी मच गई। रिसेप्शनिस्ट ने घबराकर इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया था। तुरंत ही वहां पर होटल के सुरक्षाकर्मी एकत्रित हो गए। हमलावर किधर से आए और किधर को चले गए इस बात का पता ही नहीं चला। होटल को तुरंत ही चारों तरफ से घेर लिया गया था और पुलिस भी आ गई थी। जब सबको होश आया तो उन्होंने देखा लॉबी में कम से कम 15 लोग फर्श पर लहूलुहान गिरे हुए थे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए पुलिसकर्मी अपने साथ एम्बुलेंस भी लेकर आए थे। सभी को एम्बुलेंस में डाला और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के फ़ोन पर रिंग आते ही उन्होंने देखा उस ड्राइवर का नंबर फ्लैश हो रहा था जो इंदौर गया हुआ था।
उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, सब ठीक तो है ना? आप तुरंत आ जाइए यहाँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ड्राइवर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है? यहाँ फायरिंग हो गई है, काफ़ी लोग घायल हैं और पता नहीं चल रहा कि कौन कौन है। आप तुरंत आ जाइए। मैं तो पोस्ट में गाड़ी से सामान निकालने गया था, इसीलिए बच गया। बाकी अंदर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। किसी की कोई खबर नहीं मिल रही है, ड्राइवर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने तुरंत इमरजेंसी कॉल का बटन दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उनके पास उनके परिवार के सभी पुरुष सदस्य कुंवर भानु प्रताप, कुंवर वीर प्रताप, कुंवर रवि प्रताप, कुंवर अंशुल प्रताप के साथ साथ कुंवर अभय प्रताप और कुंवर अजय प्रताप, जो कि कुंवर विक्रमादित्य प्रताप के छोटे भाई हैं, सभी वहां पर आ गए। क्या हुआ भाई साहब? इमरजेंसी कॉल का बटन दबाने का मतलब? घनी इमरजेंसी आ गई है क्या? तुरंत इंदौर चलने का प्रोग्राम बनाइए, अभी इसी वक्त हम निकल रहे हैं। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह की आवाज़ घबराई हुई थी, वो कांप रहे थे। क्या हुआ पिताश्री? कुंवर वीर प्रताप सिंह उनके नज़दीक आए और उन्होंने पास में रखे पानी का ग्लास उठाकर अपने पिताश्री के मुंह से लगा दिया। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। कुंवर वीर प्रताप सिंह पिता को पानी पिलाते रहे और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते रहे। पानी के कुछ घूंट पीने के बाद विक्रमादित्य की हालत सुधरी। तब उन्होंने इंदौर की घटना के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर सभी घबरा गए और आनन फानन में इधर उधर फ़ोन करने लगे। इधर कुंवर भानु प्रताप ने तुरंत अपनी पायलट को ऑर्डर दिया और चॉपर तैयार करके ऑफिस बिल्डिंग की छत पर लैंड करने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में चॉपर ऑफिस बिल्डिंग की छत पर लैंड हो गया और सभी का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच दूसरे चॉपर को भी तैयार होने को कह दिया गया और उसमें कम से कम 10 कमांडोज को तुरंत इंदौर भेज दिया गया। कुंवर विक्रमादित्य सिंह, कुंवर वीर प्रताप सिंह, कुंवर रवि प्रताप और उनके भाई कुंवर अजय प्रताप चॉपर में बैठे और इंदौर की तरफ रवाना हो गए, जबकि कुंवर अभय प्रताप और कुंवर अंशुल प्रताप महल की सुरक्षा के लिए महल वापस पहुंच गए। हेलीपैड पर चॉपर लैंड हुआ तो सभी उसमें से उतरे और कार की तरफ बढ़ गए। कुंवर वीर प्रताप फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। कारों का काफिला हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही कुंवर वीर प्रताप के कमांडोज और गुप्तचर हॉस्पिटल की सीमा के में पहुंच चुके थे। गुप्तचर वहां पर अच्छी तरह से रेकी कर चुके थे और उन्होंने कुंवर वीर प्रताप सिंह को सब ठीक है का इशारा कर दिया था। कमांडोज कुछ तो सादे वस्त्रों में थे और कुछ अपने यूनिफॉर्म में थे। साथ ही कारों का काफिला हॉस्पिटल के प्रांगण में रुका। उन्होंने चारों ओर से कुंवर वीर प्रताप और उनके भाइयों को घेर लिया। 4 कमांडोज उनके आगे आगे चल रहे थे और 4 कमांडोज उनके पीछे। 8 कमांडोज उनके दाएं बाएं चल रहे थे। 4 कमांडोज अंदर जाकर चेक कर चुके थे कि हॉस्पिटल के उस वार्ड में जहां पर घायलों को रखा गया है वहां की स्थिति कैसी है, कोई आसपास नज़र तो नहीं रख रहा। एक एक कर सभी घायलों को चेक किया गया तो पता चला कि कुंवर सूर्य प्रताप भी उन घायलों में शामिल है। उनके शरीर के निचले हिस्से में काफ़ी गोलियां लगी हुई थी। उनके चारों सुरक्षा गार्ड्स मर चुके थे। साथ ही होटल रुके हुए कुछ गेस्ट भी घायल थे और होटल के कर्मचारी भी, कोई घायल था कोई मर चुका था। होटल और हॉस्पिटल दोनों जगह मातम छाया हुआ था। कुंवर सूर्य प्रताप के शरीर से गोलियां निकाली जा रही थी। शरीर से काफ़ी खून बह गया था। सुकन्या भी अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ रोती बिलखती हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। कुंवर सूर्य प्रताप को तुरंत हॉस्पिटल के सबसे महंगे और आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्ण प्राइवेट वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उन्हें अभी होश नहीं आया था। सभी चुपचाप से उनके वार्ड के बाहर खड़े थे। हालांकि इस वार्ड में पेशेंट की सेवा करने वालों के लिए भी पेशेंट रूम के साथ साथ एक रेस्ट रूम था और एक सिटिंग रूम भी, मगर सभी इतने चिंतित थे कि किसी को भी बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। डॉक्टर, मेरे बेटे को कब तक होश आ जाएगा? पिताश्री विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। 1 आधे घंटे में होश आ जाना चाहिए इन्हें। इनके पेट में और जांघों में गोलियां लगी थी। हालांकि हमने सब गोलियां निकाल दी हैं, फिर भी केयरफुल रहना होगा। इन्हें बिस्तर से उठने तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। बहुत समय लगेगा इन्हें चलने फिरने में, डॉक्टर साहब ने कहा और बाहर निकल गए। उधर कृष्ण कुमार राव भी आईसीयू के एक बेड पर पड़े बेहोश थे। उनकी भी क्रिटिकल कंडीशन थी। उनको भी कंधे और सीने के आसपास कई गोलियां लगी हुई थी।
उनके परिवार में तो किसी को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, लिहाजा वो अपने बेड पर अकेले लेटे बेहोश लेटे हुए थे। उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सभी कुछ लगाया गया था। उनका लैपटॉप, फाइल्स का बैग आदि सब कुछ एक साइड पर रखा हुआ था। गोलियों से छलनी होते होते भी उन्होंने फाइल्स और लैपटॉप का बैग अपने सीने से चिपका लिया था, कहीं भी छोड़ा नहीं था। तभी अचानक उनका फ़ोन बजा। सिस्टर ने फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर बिटिया लिखा हुआ था। सिस्टर ने फ़ोन रिसीव कर कहा, हेलो पापा, आप कहाँ हैं? काफ़ी देर हो गई, आप घर नहीं आए। उधर से आवाज़ आई। फ़ोन के दूसरी तरफ गौरी थी। आपके पापा हॉस्पिटल में हैं, आप अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को यहाँ भेज दीजिए। सिस्टर ने हॉस्पिटल का नाम बताया। क्या क्या हुआ मेरे पापा को? उधर से गौरी की घबराहट भरी आवाज़ सुनाई दी। आप यहाँ हॉस्पिटल में अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ आ जाइए। आपके पापा ठीक हैं लेकिन इस वक्त बेहोश हैं। सिस्टर ने कहा और फ़ोन काट दिया। गौरी इस समय घर पर अकेली थी। घर में उनके दोनों भाई नहीं थे। वो दोनों कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे और श्रीमती राव भी घर पर नहीं थी। घर का कुछ सामान खरीदने पास के मार्केट गई हुई थी। गौरी ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाइक स्टार्ट करके तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। उसने श्रीमती राव और अपने भाइयों रमन और रजत को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया था कि वो सागर, काल्पनिक नाम, हॉस्पिटल जा रही है और वो लोग भी वहीं पहुंच जाएं। वहां पर पापा बेहोश हैं। कुंवर वीर प्रताप अपने कमांडो से घिरे हुए पार्किंग में इधर उधर घूमते हुए लगातार फ़ोन पर बातें किए जा रहे थे। कमांडोज दायां बायां देखते हुए उनके आगे पीछे अलर्ट होकर घूम रहे थे। एक पल के लिए कुंवर वीर प्रताप पार्किंग के कोने की तरफ जाकर रुक गए और फिर से चहलकदमी करते हुए फ़ोन पर बातें करने लगे। तभी अचानक तेज़ी से एक बाइक आई और उनसे टकरा कर रुक गई। उनके हाथ से फ़ोन छूटकर पार्किंग की ज़मीन पर गिर गया और वो खुद दूसरी बाइक के ऊपर गिर गए। उन्होंने गुस्से से बाइक की तरफ देखा जिस पर कोई लड़की बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं गौरी थी, जो हड़बड़ाहट में तेज़ी से बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँची थी। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और बाइक खड़ी करके उन्हें उठाने के लिए आई, मगर तब तक कमांडोज भागते हुए आए और उन्होंने गौरी को मजबूती से पकड़ लिया। दो कमांडोज कुंवर वीर प्रताप की तरफ दौड़े और हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा लिया। वीर प्रताप गुस्से में उसकी तरफ आए और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया। गौरी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। छोड़ना मत इसे। इस लड़की को मजबूती से पकड़कर थाने ले जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो, कहीं ये हमारे दुश्मनों से मिली तो नहीं है। को वीर प्रताप सिंह गुर्राए। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने पापा से मिलने आई हूँ। मेरे पापा यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश हैं। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, गौरी ने जल्दी से कहा। वो अपने गाल का दर्द भूल गई थी, मगर उसका नर्म मुलायम गाल सूज गया था और कुंवर की हाथ की पांचों उंगलियों के लाल निशान छोड़ गया था। बकवास बंद करिए, चुप रहिए आप। एक शब्द बोला तो गोली मार देंगे। वो फिर गुर्राए और अपने कमांडोज की तरफ मुड़े। आप लोग हमारा फ़ोन ढूंढिए, कहाँ पर है? कुंवर वीर प्रताप गुस्से से बोले। एक कमांडो नीचे झुका। उसने इधर उधर फ़ोन ढूंढा। थोड़ी देर में उसे फ़ोन मिल गया, मगर उसकी स्क्रीन टूट गई थी। उन्होंने फ़ोन की तरफ देखा तो फिर से गुस्सा आ गया। वो फिर से चिल्लाए, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी वजह से हमारा आईफोन टूट गया है। हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। हमारे पिताजी यहाँ पर बेहोश हैं। हम तो उनसे मिलने के लिए आए हैं और जल्दबाजी में आपसे टकरा गए। हमें माफ़ कर दीजिए। गौरी कहे जा रही थी लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। गौरी अब रोने लगी थी। उनके दोनों हाथ कमांडोज ने पकड़े हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिन्हें वो पोंछ भी नहीं पा रही थी। सर, क्या मैं हॉस्पिटल में पता करूं कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ? एक कमांडो ने कुंवर वीर प्रताप से कहा। उसको शायद गौरी को इस तरह रोता देखकर दया आ गई। जस्ट शट अप। आप वो ही करिए जो हम कह रहे हैं। कुंवर वीर प्रताप जोर से चिल्लाए। सर प्लीज़, मैं सच बोल रही हूँ। किसी को भेजकर पता करवा लीजिए। मेरे पिता का नाम कृष्ण कुमार राव है, गौरी ने फिर से कहा। अभी भी दो कमांडोज ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। इस लड़की को छोड़ना नहीं, हम अंदर जा रहे हैं। किसी से कहकर हम नया फ़ोन मंगवाते हैं अपने लिए, कुंवर वीर प्रताप ने गुस्से में कहा और आगे बढ़ गए। इधर व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशन के बीप बजते ही सबने अपने अपने मोबाइल निकाल कर मैसेज देखा और घबराहट में जो जहाँ था वहीं से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया।
श्रीमती राव ने तुरंत ऑटो किया और हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। रजत और रमन भी अपनी कोचिंग क्लास छोड़कर तुरंत अपनी बाइक में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल गए। वहां जाकर देखा तो उनके पिता को अभी तक होश नहीं आया था और गौरी वहां पर नहीं थी, जबकि उसने वहां पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि उसी ने खबर दी थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है, पापा बेहोश हैं। उसने पूरी खबर भी नहीं दी थी कि पापा को गोली लगी है और पापा की क्रिटिकल कंडीशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें हॉस्पिटल में आकर मिली। श्रीमती राव जोर जोर से रोने लगी। रमन उन्हें संभालने लगा। रजत ने तुरंत ही गौरी को फ़ोन लगाया। घंटी जाती रही मगर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हे भगवान, गौरी भी ठीक है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा के हॉस्पिटल में होने की खबर सुनकर उसने तेज़ी से बाइक चलाई हो और कहीं रास्ते में ही। सोचते ही रजत सहर गया। उसकी हालत ख़राब हो गई। क्या हुआ? गौरी फ़ोन नहीं उठा रही है क्या? रमन ने पूछा। हाँ भाई, डर लग रहा है कहीं वो भी स्पीड में आ रही हो और कुछ हो ना गया हो उसके साथ। इतना कहकर रजत सुबकने लगा। होए, पागल है क्या जो ऐसी बातें सोच रहा है? वो ठीक ही होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत समझदार है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उसने दोबारा गौरी को फ़ोन लगा दिया। लगातार फ़ोन की घंटी बजने से कमांडोज भी परेशान हो गए थे। वहाँ पर कुंवर वीर प्रताप भी नहीं थे जो उन्हें ऑर्डर देते कि क्या करें। भैया प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, मेरे भाइयों का या मम्मी का फ़ोन होगा, वो ये हॉस्पिटल में आ रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ भैया। गौरी बार बार रिक्वेस्ट करने लगी। एक कमांडो को उस पर दया आ गई। उसने गौरी के पॉकेट से फ़ोन निकाला और उस पर स्पीकर ऑन कर दिया, गौरी के करीब लगा दिया। गौरी, कहाँ है तू? हम तो हॉस्पिटल पहुंच गए। तूने तो बताया ही नहीं कि पापा को गोली लगी है, मगर तू है कहाँ? हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। मॉम की रो रो कर हालत ख़राब हो रही है। तू जहाँ भी कहीं है जल्दी से आ जा, मगर ध्यान रखना बाइक फास्ट मत चलाना। हम हैं पापा के पास। भैया मुझे कमांडोज ने पकड़ लिया है। मैंने गलती से जल्दीबाजी में पार्किंग में इनके बॉस को अपनी बाइक से ठोक दिया था। बस तब से इन्होंने मुझे पकड़ कर रखा है और मुझे कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो फ़ोन भी नहीं उठाने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे फ़ोन सुनने दिया है। गौरी के इतना कहते ही रमन ने पूछा, वो कहाँ पर है? गौरी के बताने पर कि वो बाइक पार्किंग में खड़ी है तो उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया और जल्दी से लिफ्ट से नीचे आकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। यहाँ आकर उसने देखा कि उसकी बहन को तो कमांडोज ने पकड़ा हुआ है। रमन की आंखें गुस्से से जलने लगी। तुम लोगों ने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? रमन गुस्से में बोला। भैया प्लीज़, इन्हें कुछ मत कहना, इनका कोई दोष नहीं है। इन्हें तो इनके बॉस ने ऑर्डर दिया हुआ है। गौरी ने रमन को गुस्से में देखा तो जल्दी से बोली, आपने मेरी बहन को इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? इसके कहने पर भी कि हमारे पिताजी की हालत ख़राब है। आपने कम से कम इंक्वायरी तो करवा ली होती। उनको किसी ने गोली मार दी है और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालत क्रिटिकल है। प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वो बेचारी तो पिताजी की हालत सुनकर बड़ी तेज़ी में बाइक चलाकर यहाँ तक पहुँची है। भगवान ना करे रास्ते में कुछ हो जाता इसे, तो हम क्या करते? अब रमन बड़ी विनम्रता से कमांडो से बात कर रहा था। भैया हम क्या करें? हमें तो हमारे बॉस का ऑर्डर है कि इन्हें छोड़ना नहीं है। एक कमांडो बोला। अरे भाई साहब, आप किसी को भेज कर अभी इंक्वायरी करवा लीजिए। सच में हमारे पिताजी को गोली लगी है और आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है। प्लीज़ अपने बॉस को बता दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ऊपर मेरे पिताजी बेहोश हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है और आप मेरी निर्दोष बहन के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। रमन बोले जा रहा था। ऐसा करिए, आप दोनों मेरी बहन को लेकर मेरे साथ ऊपर पिताजी के पास चलिए और उन्हें देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। प्लीज़ सर, मेरा कहना मान लीजिए। रमन ने फिर से कहा। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने गौरी का हाथ पकड़े ही खड़ा किया और रमन के साथ हॉस्पिटल के बरामदे में लगे लिफ्ट की तरफ चल दिए। जैसे ही वो लोग लिफ्ट के पास पहुंचे, कुंवर वीर प्रताप वहीं पर मिल गए। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कड़क कर पूछा। सर, ये लड़की इसी लड़की का भाई है। इसने बताया कि इसके पिता को गोली मारी गई है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, आईसीयू में है, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये सच बोल रहा है या नहीं। एक कमांडो ने कहा। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? कुंवर वीर प्रताप ने पूछा। मिस्टर कृष्ण कुमार राव। रमन ने कहा। ओह,
कुंवर वीर प्रताप के मुंह से निकला, जाओ ऊपर आईसीयू में है, देख लो शायद वही हो। कुंवर वीर प्रताप ने कहा और वहां से निकल गए अपने अन्य कमांडोज के साथ। रमन और गौरी लिफ्ट से आईसीयू वाले फ्लोर का बटन दबाकर ऊपर पहुंचे तो देखा वहां का बुरा हाल था। श्रीमती राव बेहोश हो चुकी थी। रजत बेड पर लेटे अपने पिता के ऊपर पछाड़ खा खड़ कर रो रहा था। क्या हुआ? रमन और गौरी बड़ी तेजी से भागते हुए अपने पिता के बेड के पास पहुंचे। ही इज़ नो मोर, एक सिस्टर ने जवाब दिया और अपना काम करने लगी। रमन और गौरी अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। दोनों के मुंह से बोल नहीं निकले और दोनों जड़बत खड़े रह गए। भैया, गौरी देखो ना पापा को क्या हो गया। रजत ने रमन और गौरी को देखा तो उनके पास आकर उनके गले लगकर रोने लगा। धक्का लगने से गौरी को होश आया। अचानक वो पीछे मुड़ी और तेजी से कमांडोज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट से नीचे उतरकर वो कुंवर वीर प्रताप को ढूंढने लगी। आगे जारी है।